आज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग, मेरी फैमिली, मेरे टीचर्स, मेरे कोलीग्स, मेरे स्टूडेंट्स। होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक जो है वो है ईसीजी के ऊपर। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है ईसीजी के ऊपर, जो कि हमारी कोलीग डॉक्टर अतिया की रिक्वेस्ट थी कि एक ब्रीफ टॉपिक ईसीजी के ऊपर भी होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ईसीजी होता क्या है? ईसीजी इज़ दी एब्रिवेशन ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को हम शॉर्ट में ईसीजी कह देते हैं। इट इज़ यूज्ड टू रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स टू बोथ आइडेंटिफाई एंड लोकेट पैथोलॉजी। यानी हार्ट के एक्सिस, डिफरेंट एक्सिस से रिकॉर्ड की जाती है ईसीजी, ताकि हम पैथोलॉजी तक पहुंच सकें। Electrodes are placed on different parts of the patient's limbs and chest to record the electrical activity. तो इस ईसीजी के अंदर हम पेशेंट को जो है, पेशेंट की बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, जिससे हम ईसीजी रिकॉर्ड करते हैं। अब हाउ टू रीड ईसीजी पेपर। ईसीजी पेपर आपने देखा होगा, उसके ऊपर बहुत सारे स्क्वायर्स होते हैं, छोटे स्क्वायर्स होते हैं, बड़े स्क्वायर्स होते हैं। ठीक है, द पेपर यूज्ड टू रिकॉर्ड ईसीजीज इज स्टैंडर्डाइज्ड across most hospitals and has the following characteristics. ठीक है, each small square represents, जो सबसे छोटा स्मॉल स्क्वायर होता है वो 0.04 सेकेंड रिप्रेजेंट करता है। फिर एक लार्ज स्क्वायर जो होता है वो 0.2 सेकेंड जो है वो रिप्रेजेंट करता है। 5 लार्ज स्क्वायर्स जो होते हैं वो 1 सेकेंड को रिप्रेजेंट करते हैं, और 300 लार्ज स्क्वायर्स जो हैं वो 1 मिनट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो 1 स्मॉल स्क्वायर 0.04 सेकेंड, 1 लार्ज स्क्वायर 0.2 सेकेंड, 5 लार्ज स्क्वायर 1 सेकेंड, और 300 लार्ज स्क्वायर्स 1 मिनट। ये इसमें साथ जो है मैंने छोटी सी एक डायग्राम भी ऐड की है, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। फिर पार्ट्स ऑफ द ईसीजी। ईसीजी के अंदर अब हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसमें। हम बहुत सारी वेव्स होती हैं, पी वेव होती है, क्यू आर एस, फिर टी वेव होती है। तो पी, ये सब चीज़ें किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं? सबसे पहले पी वेव। पी वेव रिप्रेजेंट्स एट्रियल डीपोलराइजेशन, यानी एट्रियम जब पंप करता है तो पी वेव प्रोड्यूस होती है। In healthy individuals, there should be a P wave preceding each QRS complex. यानी एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग के अंदर जो है QRS कॉम्प्लेक्स से पहले P वेव आती है। ठीक है, फिर आ जाता है PR इंटरवल। PR इंटरवल क्या होता है? द PR इंटरवल बिगिंस एट द स्टार्ट ऑफ द P वेव। P वेव के स्टार्ट से स्टार्ट होता है वो, और एंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ द क्यू वेव। तो जो है पी से स्टार्ट होके क्यू पे एंड होता है। ठीक है, तो ये इसको पीआर इंटरवल कहते हैं। फिर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स अब क्या होता है? द क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट्स डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स। यानी जब वेंट्रिकल्स पंप करते हैं तो जो वेव बनती है उसको क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। It appears as 3 closely related waves on the ECG, the QR and S wave. ठीक है, तो इसको इसीलिए हम इसको QRS कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो वेंट्रिकल जब पंप करते हैं तो QRS कॉम्प्लेक्स जो है हमारे ECG के ऊपर जाहिर होता है। फिर आ जाता है ST सेगमेंट। ST सेगमेंट क्या होता है? The ST segment starts at the end of the S wave। ठीक है, जैसे क्यू आर एस, एस से स्टार्ट होता है एंड एंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ द टी वेव, यानी टी वेव की बिगिनिंग पे जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये एस टी सेगमेंट कहलाता है। द एस टी सेगमेंट इज एन आइसो इलेक्ट्रिक लाइन दैट रिप्रेजेंट्स द टाइम बिटवीन डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल। यानी उनकी जो है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद आ जाती है टी वेव। अब टी वेव क्या होती है?
द टी वेव रिप्रेजेंट्स वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, ठीक है, यानी वेंट्रिकल जब रिलैक्स करते हैं तो वो जो है टी वेव शो करता है. इट अपीयर्स एज अ स्मॉल वेव आफ्टर द क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स. तो जो है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के बाद जो एक वेव आती है उसको टी वेव कहते हैं, और वो वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन को जो है या रिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करती है. फिर आ जाता है आर आर इंटरवल. आर आर इंटरवल, ठीक है, आर आर इंटरवल जो है नॉर्मली 4 स्क्वायर्स का होता है, यानी क्यू आर एस, तो आर सबसे ऊपर होता है और नेक्स्ट क्यू आर एस का जो आर है, इन दोनों का जो गैप है इसको आर आर इंटरवल कहते हैं. द आर आर इंटरवल बिगिंस एट द पीक ऑफ द वन आर वेव एंड एंड्स एट द पीक ऑफ द नेक्स्ट आर वेव. जैसे मैंने बताया कि 2 आर वेव्स के दरमियान का जो गैप होता है उसको आर आर इंटरवल कहते हैं. इट रिप्रेजेंट्स द टाइम बिटवीन 2 क्यू आर एस कॉम्प्लेक्सेस. तो 2 क्यू आर एस कॉम्प्लेक्सेस के टाइम को ये शो करता है, और नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के अंदर, हेल्दी ह्यूमन बींग्स के अंदर ये 4 स्क्वायर्स के इक्वल होता है. फिर क्यू टी इंटरवल. अब क्यू टी इंटरवल क्या होता है? द क्यू टी इंटरवल बिगिंस एट द स्टार्ट ऑफ द क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स. क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स से स्टार्ट होता है एंड फिनिशेस एट द एंड ऑफ द टी वेव. ठीक है, तो टी वेव पे जो है ये ख़त्म हो जाता है. अब ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स द टाइम टेकन फॉर द वेंट्रिकल टू डीपोलराइज एंड देन रिपोलराइज. जैसे पहले यानी जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा और फिर रिलैक्स करेगा, ये उस टाइम को जो है इंडिकेट करता है. तो क्यू टी इंटरवल जो है वो वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के दरमियान का जो टाइम है उसको रिप्रेजेंट करता है. इसके बाद एक डायग्राम मैंने ऐड की है जिसमें आपको सारी वेव्स जो हैं पी क्यू आर एस टी वेव जो है वो भी आपको उसके अंदर क्लियरली नज़र आएगी. क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स भी नज़र आएगा, पी आर सेगमेंट भी नज़र आएगा, एस टी सेगमेंट भी है उसके अंदर, पी आर इंटरवल भी है और क्यू टी इंटरवल भी है. ठीक है, तो इनकी आपको ये तो पता चल गया कि ये किस किस चीज़ को इंडिकेट करती हैं. अब हाउ द 12 लीड ईसीजी वर्क. अब ये किस तरह काम करती है? इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एन ईसीजी इलेक्ट्रोड एंड एन ईसीजी लीड. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें इन दोनों का फ़र्क पता हो. एन ईसीजी इलेक्ट्रोड इज़ अ कंडक्टिव पैड दैट इज़ अटैच्ड टू द स्किन टू रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी. जो चेस्ट के ऊपर लगाए जाते हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रोड्स होते हैं. एंड ECG lead is a graphical representation of the heart's electrical activity, which sorry, which is calculated by analyzing data from several ECG electrodes. तो ECG लीड्स जो हैं वो रिकॉर्ड करती हैं इलेक्ट्रोड्स से जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही होती है. A 12 lead ECG record 12 leads, ठीक है, producing 12 separate graphs on a piece of ECG paper. मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया था कि ये जो है एकदम से जो है चेंज किस तरह आ जाता है जो ECG का ग्राफ जो होता है उसके अंदर. तो वो एक्चुअली क्या होता है, 12 रिकॉर्डिंग्स होती हैं, 12 सेपरेट ग्राफ्स होते हैं वो. ठीक है, only 10 physical electrodes are attached to the patient to generate the 12 leads. ठीक है, तो 10 जो है वो लगाए जाते हैं. अब इसमें जो है इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? एन ECG इलेक्ट्रोड इज अ कंडक्टिव पैड. ठीक है, कंडक्टिव पैड होता है दैट इज अटैच्ड टू द स्किन टू रिकॉर्ड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी. The data gathered from these electrodes allow the 12 leads of the ECG to be calculated. For example, lead 1 is calculated using data from the electrode on both the arm and left arm. Both the right and left arm के अंदर जो है वो lead 1 जो है वो उसके डाटा को रिकॉर्ड करती है. अच्छा, अब जो है the electrodes used to generate a 12 lead ECG are described below. चेस्ट इलेक्ट्रोड्स. अब चेस्ट इलेक्ट्रोड्स जो है देर आर 6 चेस्ट इलेक्ट्रोड्स. ठीक है, V1 V2 V3 V4 V5 V6.
अब इनको हम किस किस जगह पर लगाते हैं, ठीक है। V1 जो है वो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस एट द राइट स्टर्नल एज। आई एम सॉरी मेरा थोड़ा सा गला जो है वो हो रहा है, ड्राई हो रहा है, ठीक है। फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस एट द राइट स्टर्नल एंगल। फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस आप काउंट करोगे, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे लगाएंगे। सेकंड लीड उसके बिल्कुल ऑपोजिट जो है लेफ्ट साइड पे होगी, लेफ्ट स्टर्नल एज पे होगी, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे। फिर उसके बाद थर्ड लीड V3 जो है मिडवे बिटवीन द V2 एंड V4 इलेक्ट्रोड, यानी जो है V2 और V4 इलेक्ट्रोड के दरमियान में लगाई जाएगी। अब V4 इलेक्ट्रोड का लगता है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस इन द मिड क्लेविकुलर लाइन, ठीक है। फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन, यानी क्लेविकल के मिड लाइन में जो है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे लगाया जाता है। फिर V5 जो है लेफ्ट एंटीरियर एक्सिलरी लाइन एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल एज V4, ठीक है। तो ये एक्सिलरी लाइन जो है वहाँ पर सेम जो है हॉरिजॉन्टली लेवल V4 का जो होता है उस पर लगाया जाता है। V6 जो है लेफ्ट मिड एक्सिलरी लाइन, ठीक है, मिड एक्सिलरी लाइन, लेफ्ट मिड एक्सिलरी लाइन यहाँ पे लगाया जाता है एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल एज V4 एंड V5, ठीक है। तो ये V4, V5, V6 जो हैं ये एक साथ ही होते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी मैंने एक डायग्राम ऐड कर दी है जिसमें ये इलेक्ट्रोड्स की प्लेसमेंट जो है वो आपको क्लियरली पता चलेगी कि कौन सा इलेक्ट्रोड कहाँ पर लगता है। फिर उसके बाद लिम्ब इलेक्ट्रोड्स, देयर आर 4 लिम्ब इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, 4 लिम्ब इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है। अब हम इनको हमने कलर्स के नाम दे दिए, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लैक। रेड वाला जो है वो राइट आर्म पे लगाया जाता है, कहाँ पर, ऑन दी अल्नर स्टाइलर्ट प्रोसेस, ठीक है। ये अल्ना है, स्टाइलर्ट प्रोसेस क्या होता है, ये चीज़ जो होती है यहाँ पर लगाया जाता है, ठीक है। येलो को हमने येलो को जो है वो लेफ्ट आर्म पे लगाते हैं और वो भी जो है अल्नर स्टाइलर्ट प्रोसेस पे लेफ्ट आर्म पे लगाया जाएगा, ठीक है। ग्रीन जो हम कह रहे हैं लेफ्ट लेग पे लगेगा, वो कहाँ पर लगेगा, मीडियल या लेटरल जो है मेलुलस पे, मेलुलस कहते हैं टखने को, ठीक है। या तो मीडियल लगेगा या लेटरल लगेगा, टखने पे लगता है, ठीक है, लेफ्ट लेग के। फिर ब्लैक को हमने राइट लेग के ऊपर लगाना है और वो भी जो है मेलुलस यानी टखने को मीडियल या लेटरल दोनों साइड पे भी लगा सकते हैं टखने पे राइट लेग की। फिर उसके बाद लीड्स आ जाती हैं। अब लीड्स क्या क्या चीज़ें रिकॉर्ड करती हैं। एन ईसीजी लीड इज़ an ECG lead is a graphical representation of the heart's electrical activity which is calculated by analyzing data from several ECG electrodes. अब चेस्ट लीड्स क्या क्या करती हैं, V1 और V2 जो है सेप्टल व्यू ऑफ द हार्ट जो है उसको रिकॉर्ड करती है। V3, V4 जो है एंटीरियर व्यू ऑफ द हार्ट को रिकॉर्ड करती है। V5 और V6 जो है वो लेटरल व्यू ऑफ द हार्ट को रिकॉर्ड करती हैं, ठीक है। अब अदर लीड्स, लीड 1, ठीक है, लीड 1 जो है लेटरल व्यू, अच्छा, कैलकुलेटेड बाय एनालाइजिंग एक्टिविटी बिटवीन दी राइट आर्म एंड लेफ्ट आर्म इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। तो ये लीड 1 जो है लेटरल व्यू में ये राइट आर्म और लेफ्ट आर्म के दरमियान की जो एक्टिविटी है उसको रिकॉर्ड करती है। लीड 2 जो है ये इंफीरियर जो है इंफीरियर व्यू कैलकुलेटेड बाय एनालाइजिंग एक्टिविटी बिटवीन राइट आर्म एंड लेफ्ट लेग, राइट आर्म और लेफ्ट लेग यानी इंफीरियर जो एक्टिविटी है उसको ये रिकॉर्ड करती है। लीड 3 जो है
इंफीरियर व्यू ये भी कैलकुलेटेड बाय एनालाइजिंग एक्टिविटी बिटवीन द लेफ्ट आर्म एंड लेफ्ट लेग इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। तो लीड 2 और लीड 3 जो हैं, लीड 2 जो है राइट आर्म और लेफ्ट लेग, और लीड 3 लेफ्ट आर्म एंड लेफ्ट लेग की एक्टिविटी को कवर करती है। फिर आ जाती हैं तीन और चीज़ें, AVR, ठीक है। ये ऑगमेंटेड जो है वेक्टर जो है राइट साइड पे लगता है। लेटरल व्यू कैलकुलेटेड बाय एनालाइजिंग एक्टिविटी बिटवीन लेफ्ट आर्म प्लस लेफ्ट लेग, ठीक है। फिर उसके बाद AVL जो है ऑगमेंटेड वेक्टर लेफ्ट साइड की, ठीक है। ये लेटरल व्यू को कवर करती है, ये राइट आर्म एंड लेफ्ट लेग। फिर उसके बाद आ जाती है ऑगमेंटेड वेक्टर जो है AVF, ठीक है। जो है इंफीरियर व्यू को ये करती है, कैलकुलेटेड बाय एनालाइजिंग एक्टिविटी बिटवीन राइट आर्म प्लस लेफ्ट आर्म, और ये एक्टिविटी किसकी करती है, लेफ्ट लेग की जो एक्सिस हैं उसको रिकॉर्ड करती है। अच्छा, इन लीड्स का काम ये होता है कि हार्ट के डिफरेंट एक्सिस होते हैं। जैसे हम ये तो नहीं ना कि हार्ट को बस ये यहीं लगा दिया तो ये इसी को रिकॉर्ड करेगा, नहीं, हार्ट को हम मल्टीपल एक्सिस में वो उसकी रिकॉर्ड करते हैं। इसलिए लीड्स जो हैं डिफरेंट जगह पे लगाई जाती हैं, और हर लीड जो है डिफरेंटली रिकॉर्ड करती है, ठीक है। इसीलिए ECG के ऊपर जो है AVR, AVL, AVF, लीड 1, लीड 2, लीड 3, V1, V2, V3, V4, V5, V6, ये सब मेंशन होता है कि ये लीड जो है ये इस चीज़ को रिकॉर्ड कर रही है, इसकी रिकॉर्डिंग ये है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं पैथोलॉजिक फाइंडिंग इन ECG। कुछ पैथोलॉजिक फाइंडिंग जो है बेसिक पैथोलॉजिक फाइंडिंग जो है, साइनस ब्रेडिकार्डिया। इसमें मैंने डायग्राम्स भी ऐड किए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। साइनस ब्रेडिकार्डिया क्या होता है? साइनस ब्रेडिकार्डिया इज अ साइनस रिदम विद अ रेट लेस देन 60 पर मिनट, ठीक है। ब्रेडिकार्डिया क्या होता है? बेसिकली हार्ट रेट लेस देन 60, और टेकिकार्डिया क्या होता है? हार्ट रेट मोर देन 100, ठीक है। तो ये साइनस ब्रेडिकार्डिया है। साइनस ब्रेडिकार्डिया इज अ साइनस रिदम विद अ रेट लेस देन 60 पर मिनट। अब कॉजेस क्या होते हैं इसके? वन ऑफ द मोस्ट कॉमन पैथोलॉजिक causes of symptomatic sinus bradycardia is the sick sinus syndrome. सिक साइनस सिंड्रोम। अब ये क्या होता है? सिक साइनस सिंड्रोम इज द इनएबिलिटी ऑफ एसए नोड टू क्रिएट अ हार्ट रेट दैट्स अप्रोप्रिएट फॉर द बॉडी नीड। यानी एसए नोड जो है वो सही से काम नहीं कर रही होती, सही से हार्ट को जो है पंप नहीं करवा रही होती, इसलिए इसको सिक SICK, ठीक है। सिक साइनस सिंड्रोम इज ऑल्सो नोन एज साइनस नोड डिसफंक्शन और साइनस नोड डिजीज। फिर medications are also a common cause of bradycardia like digitalis glycosides, beta blockers and calcium channel blocking agents, ठीक है। तो ये साइनस ब्रेडिकार्डिया हो गया। साइनस ब्रेडिकार्डिया के अंदर आप देखिएगा कि जैसे मैंने बताया कि 4 स्क्वायर्स जो हैं वो नॉर्मल हार्ट रेट के होते हैं, लेकिन इस डायग्राम में आप देखिएगा कि 4 स्क्वायर से ज़्यादा जो वेव्स जो आ रही हैं वो 4 स्क्वायर से ज़्यादा के गैप पे हैं, ठीक है। तो ये हो गया साइनस ब्रेडिकार्डिया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है साइनस टेकिकार्डिया, ठीक है। पहला था साइनस ब्रेडिकार्डिया, ये है साइनस टेकिकार्डिया। साइनस टेकिकार्डिया इज अ साइनस रिदम विद अ रेट ग्रेटर देन 100 पर मिनट। अब इसके अंदर भी आप देखोगे, मैंने वही चीज़ आपको बताई कि ECG के अंदर 4 स्क्वायर्स जो हैं वो नॉर्मल हार्ट रेट के होते हैं, लेकिन इसमें अगर आप देखोगे इसमें 2 स्क्वायर के गैप से जो है वेव्स आ रही हैं, ठीक है। और कॉजेस क्या होते हैं इसके? स्ट्रेनस एक्सरसाइज, यानी जो एक्सरसाइज करते हैं बहुत ज़्यादा, फीवर, फियर, खौफ, ठीक है।
स्ट्रेस, एंजाइटी, सर्टेन मेडिकेशंस, अनीमिया, ओवर एक्टिव थायराइड। ओवर एक्टिव थायराइड होगा तो मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा तो उसमें भी टैकिकार्डिया हो जाता है, एंड हार्ट अटैक एक्सेट्रा। सिम्टम्स अब क्या क्या आएंगे? सेंसेशन ऑफ अ रैपिड हार्ट बीट, पेल्पिटेशंस होंगी, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिजीनेस, फेंटिंग, चेस्ट पेन एंड एंजाइटी, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट इन सच कंडीशन, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? एलिमिनेट पोटेंशियल ट्रिगर्स और स्टिमुलेंट्स इन योर डाइट सच एज कैफीन, निकोटीन एंड अल्कोहल। इनको बिल्कुल एलिमिनेट कर दें अगर साइनस टेकिकार्डिया की कंडीशन आपके अंदर है तो, ठीक है। तो ये तो हो गया साइनस टेकिकार्डिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक ये जो है पैथोलॉजी जो है, अब हम हार्ट ब्लॉक के ऊपर आ रहे हैं। प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल, अब हमने पीछे इंटरवल्स पढ़े थे, ठीक है। जैसे पीआर इंटरवल जो था, पी वेव और जो है क्यू के दरमियान का जो गैप होता है वो अगर लंबा हो जाए, मोर देन 0.2 सेकेंड ड्यू टू अ डिले इन ट्रांसमिशन फ्रॉम द एट्रिया टू द वेंट्रिकल, ठीक है। अगर ये इंटरवल ज़्यादा हो जाए तो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक कहलाता है, ठीक है। कॉजेज़ क्या होते हैं इसके? फाइब्रोसिस इन एवी नोड, ठीक है, एवी नोड के अंदर फाइब्रोसिस होगी। वेगल टोन, वेगल टोन किसे कहते हैं? कि एनवायरमेंटल चैलेंजेस से जो है हम खौफजदा हो जाते हैं और कार्डियोवेस्कुलर एक्टिविटी हमारी जो है वो ऑल्टर होना शुरू हो जाती है। तो इसकी वेगल टोन इज़ अ मेजर ऑफ अ कार्डियोवेस्कुलर फंक्शन दैट फैसिलिटेट्स एडेप्टिव रिस्पॉन्सेज टू एनवायरमेंटल चैलेंजेस, ठीक है। यानी जो एनवायरमेंटल चैलेंजेस हम फेस करते हैं तो उसकी वजह से जो है वेगल टोन की वजह से भी जो है फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक हो सकता है, जिसमें ग्रीफ आ जाता है या डिप्रेशन आ जाता है या बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं कि बंदा अफसरदा रहना शुरू हो जाता है, तो उसमें जो है फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक हो सकता है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस, ठीक है। अब बेसिकली ये लार्जली एसिम्टोमेटिक होता है बट सिम्टम्स इंक्लूड, क्योंकि फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक है तो कोई इतना ज़्यादा उसका आइडिया नहीं होता, लेकिन इसके जो सिम्टम्स हैं वो, उसमें डिजीनेस आ जाती है, लाइट हेडेडनेस यानी सर हल्का हल्का महसूस होना शुरू हो जाता है, फेंटिंग बेहोशी, फटीग थकावट, चेस्ट पेन, फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है, सांस फूलना शुरू हो जाता है। ट्रीटमेंट इंक्लूड करेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ठीक है। इसमें जैसे इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस एक था तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को करेक्ट करना है, एंड विद होल्डिंग एनी ऑफेंडिंग मेडिकेशन, और कोई ऐसी मेडिकेशन जो ये कंडीशन कॉज कर रही है हमें उसको अवॉइड करना है, ठीक है। तो दिस इज़ फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, और इसको भी आप देखोगे कि इसके अंदर जो है डायग्राम है, डायग्राम के अंदर आप देखोगे कि पी वेव और जहाँ पर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आ रहा है उसमें गैप ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक। सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक के अंदर अब क्या होता है? प्रोग्रेसिव लेंथनिंग ऑफ द पी आर इंटरवल अंटिल क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स इज ड्रॉप, ठीक है। पी आर इंटरवल जो है उसकी लेंथनिंग ज़्यादा हो जाती है। अब इसमें आप देखो इस डायग्राम के अंदर जो है सेकेंड डिग्री के अंदर, तो पहली जो 3 वेव्स हैं वो तो नॉर्मल उस पे आ रही हैं, लेकिन वो नॉर्मल नहीं है क्योंकि वो 5 स्क्वायर्स ले रही हैं, ठीक है। नॉर्मली जैसे मैंने बताया था कि नॉर्मल हार्ट रेट में 4 स्क्वायर्स लेती हैं, ये 5 ले रही हैं, और उसके बाद जो है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स मिसिंग है बिल्कुल, ठीक है। जो है और बहुत लंबा गैप आ गया उसके अंदर, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स मिसिंग है, तो ये जो है ये सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक होता है, ठीक है। कॉजेज क्या होते हैं इसके? इस्कीमिया, ठीक है। इस्कीमिया क्या होता है? जो है ऑक्सीजन की कमी की वजह से वहाँ जो मसल्स हैं उनका फंक्शन कम होना शुरू हो जाता है। मायोकार्डाइटिस, ठीक है, यानी हार्ट के मसल की इन्फ्लेमेशन। इंक्रीज वेगल टोन स्टेटस पोस्ट कार्डियक सर्जरी, ठीक है।
तो यहाँ पर भी वेगल टोन यानी कार्डियक सर्जरी के बाद जो है वो डिप्रेशन में रह रहे हैं, तो उस वजह से भी जो है सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक पे भी वो जा सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। अब थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक के अंदर आप देखोगे कि इसमें जो है इतना लंबा लंबा गैप है, जैसे 4 स्क्वायर्स नहीं है, बल्कि इसमें मैं अभी इस पे काउंट करके बताता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्क्वायर्स जो हैं दो वेव्स के दरमियान आ रहे हैं, ठीक है। अ कंप्लीट हार्ट ब्लॉक इन विच देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द पी एंड क्यू आर एस वेव, ठीक है, कोई रिलेशनशिप नहीं है इसका। इन दिस केस द पी टू पी इंटरवल्स आर रेगुलर, ठीक है, यानी पी से लेके पी तक के जो इंटरवल है वो तो रेगुलर होते हैं, बट हैव नो रिलेशनशिप टू द क्यू आर एस कॉम्प्लेक्सेस ऑन द ई सी जी, यानी वो जो है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। अब कॉजेस क्या होते हैं इसके? इस्कीमिया, मायोकार्डाइटिस, कार्डियक सर्जरी। सिम्टम्स क्या आ जाते हैं? लाइट हेडेडनेस होगी, सिंकपी, सिंकपी जो है उसको फेंटिंग को सिंकपी भी कहते हैं, यानी बेहोशी। फिर चेस्ट पेन होगा, फिर ब्रेडिकार्डिया। These patients require transvenous pacing until a permanent pacemaker is placed, ठीक है। थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक के अंदर जो है ट्रांसवेनस पेसिंग करवाई जाती है, ठीक है, यानी वेन के थ्रू जो है इनका जो है पेस मेंटेन किया जाता है, लेकिन जब तक इनको परमानेंट पेस मेकर नहीं मिलता। फिर उसके बाद आ जाती है एक कंडीशन, एट्रियल फ्लटर, सॉरी, एट्रियल फ्लटर, ठीक है, रैपिड बीट विद पी वेव्स लुकिंग लाइक सॉ टूथ, यानी जैसे आरी आरी के जो दांत होते हैं उस तरह की जो है पी वेव्स इसके अंदर नज़र आ रही होती हैं बहुत ज़्यादा। एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल सर्किट इन द एट्रिया, ठीक है, एट्रिया, दोनों एट्रिया के अंदर एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल सर्किट का चल रही होती है, विच कैन बी कॉज्ड बाय डैमेज हार्ट मसल्स, ठीक है। हार्ट मसल्स अगर डैमेज हो गए तब ये एट्रियम के अंदर ये कंडीशन आती है, जिसको एट्रियल फ्लटर कहते हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फटीग, चेस्ट पेन, फेंटिंग, पैल्पिटेशन एक्सेट्रा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास एक कंडीशन, एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन क्या होता है? दिस रिदम इज कैरेक्टराइज्ड बाय नो वेव्स बिफोर द क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब आप इस डायग्राम के अंदर जब आप देखोगे तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स से पहले कोई वेव है ही नहीं, यानी पी वेव है ही नहीं, ठीक है। वहाँ पर बस वो एक जो बस क्या कहते हैं उसको, फिब्रिलेशन चल रही है, कपकपाहट सी है उसके अंदर, वेव के अंदर, ठीक है। कॉज क्या होते हैं इसके? एबनॉर्मेलिटीज और डैमेज टू दी हार्ट स्ट्रक्चर और हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। एबनॉर्मेलिटीज होंगी या हार्ट के स्ट्रक्चर को डैमेज होगा, हाई ब्लड प्रेशर होगा। सिम्टम क्या होंगे? फटीग, डिजीनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वीकनेस। ऑलमोस्ट इन सब कंडीशन में सिम्टम्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास आ जाती है सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, ठीक है। सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया नाम बता रहे, यानी वेंट्रिकल से ऊपर टेकिकार्डिया। एक्सट्रीमली फास्ट एट्रियल रिदम, ठीक है, एट्रियल रिदम बहुत फास्ट चल रही है इसके अंदर, विद नैरो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। अब इसमें आप देखोगे कि क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो है वो बहुत नैरो चल रहे हैं। टेकिकार्डिया है, 4 स्क्वायर्स की बजाय ये हार्डली 1 स्क्वायर या 1.5 स्क्वायर ले रहा है सिर्फ। अब कॉज क्या होता है? फॉल्टी इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस इन द हार्ट, मेनली इन द एट्रियम, ठीक है। एट्रियम के अंदर जो है इलेक्ट्रिकल, हो सकता है कि ऐसे नोड इन्फेक्टेड हो जिसकी वजह से ये कंडीशन हो रही हो। सिम्टम फिर वही आ जाते हैं इसके अंदर, फटीग, डिजीनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड वीकनेस। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास अब आ जाती है वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, ठीक है। पहले हमने साइनस टेकिकार्डिया किया था जो एट्रियम से रिलेटेड था, अब है ये वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। बिजार वाइडेंड क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, अच्छा इसमें जो है ना पी वेव होती है ना टी वेव होती है, बस क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो है वो बहुत बिजारली जंपिंग फॉर्म में होती है। नो पी वेव एंड यूजली हार्ट रेट ओवर 100 पर मिनट।
अब इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेक क्विकली डीजनरेट टू वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन जो है एंड डेथ। ठीक है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के बाद जो है डेथ हो सके, सॉरी यहाँ फिब्रिलेशन के जो है मिसस्पेल हो गए यहाँ पर मुझसे, उसके बाद डेथ हो सकती है इससे। कॉजेज़ क्या होते हैं? कंजेनिटल हार्ट कंडीशंस, ठीक है, पोटेशियम लेवल चेंजेस और लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम। ठीक है, लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम भी होगा। ठीक है, अब उसके बाद सिम्टम्स क्या आएंगे? लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड फेंटिंग और कार्डियक अरेस्ट या सडन डेथ। फिर हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन आ जाती है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। ठीक है, अब ये एक तरह से समझ लें कि ये दिल की मौत है। ठीक है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, क्योटिक वेव पैटर्न एंड नो पल्स, कोई पल्स नहीं है। आप इसकी डायग्राम अगर देखेंगे तो इसमें ना पी वेव है ना क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो है वो इरेगुलर है बिल्कुल, ना टी वेव है, कुछ भी नहीं है। कॉजेस क्या होते हैं? प्रीवियस हार्ट अटैक, हार्ट डिफेक्ट, कार्डियोमायोपैथी। ठीक है, यानी हार्ट के मसल्स की कोई प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, सिम्टम्स क्या होंगे? लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और फेंटिंग, कार्डियक अरेस्ट एंड सडन डेथ। तो ये जो है हमारा ईसीजी की ब्रीफ लेक्चर था। होप आपको काफ़ी चीज़ें इसमें क्लियर हुई होंगी, और अगर आपको और भी इसमें और कोई चीज़ अगर क्लियर नहीं हुई तो काइंडली आप मुझे कमेंट कीजिए और आप मुझसे पूछ सकते हैं। और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, और जो है मेरी वीडियोस को लाइक भी कीजिए। एंड मेरा फेसबुक पेज जो है मैंने उसका लिंक जो है वो दिया हुआ है, उसको ज़रूर लाइक कीजिए, उसको फॉलो कीजिए। एंड प्लीज़ 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 आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने फ्रेंड्स को, अपने कोलीग्स को भी कहिए कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।